Hello students, this is Neeraj Gupta. First chapter, video number 12. In this video, we will discuss about qualitative characteristics of accounting information. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें हमारे प्रॉफिट सरप्लस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो के बारे में बताती है, बट इसमें कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। क्या क्वालिटी? अब जैसे मान लेते हैं हमने एक सीमेंट खरीदी तो मजबूत होनी चाहिए ना। कोई भी चीज, मिठाई खरीदी है तो फ्रेश होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। किसी भी चीज में कुछ क्वालिटीज, कुछ फीचर्स तो होने चाहिए ना। ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में मेन क्या फीचर होना चाहिए? सबसे पहली बात, रिलायबल हो, आप उस पर फेथ कर सके। पता लगा झूठे अकाउंट्स बनाए हैं या गलत अकाउंट्स बनाए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो सबसे पहली बात है कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग में यूज कर पाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, समझ सकें, कंपैरिजन कर सकें, पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर के बेस पे प्रिडिक्ट कर सकें। ऐसी क्वालिटीज अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में है, अगर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में है, बेस्ट है। नहीं है तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। आइए बुक्स के हिसाब से देखते हैं 4 पॉइंट्स क्या है। पहला, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, आप उस पर फेथ कर सके। जो डेटा, जो कंक्लूजन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ने आपको दिए, आप उस पर फेथ कर सके, रिलायबल। अब रिलायबिलिटी कैसे आएगी? रिलायबिलिटी आएगी वेरीफिएबिलिटी से। वेरीफिएबल का मतलब वेरीफाई कर सके। वेरीफाई का मतलब वाउचर होने चाहिए, रिसीट्स होनी चाहिए। जरूरत नहीं पड़ेगी रूटीन में, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए और कंपनी बोलती है जी हमारी 1 साल की 50 लाख रुपए की सेल है, टर्नओवर है, और अगर इस चीज को ऑडिटर होता है जो अकाउंट्स को चेक करता है, आमतौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस रोल को निभाते हैं, तो अगर ऑडिटर इस बात को चेक करने पे उतरे तो वो 50 लाख की फिगर वेरीफाई हो सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज बोलते हैं, कोई भी खर्चा, सपोज आप बोलते हैं हमने सारे साल में इलेक्ट्रिसिटी 4 लाख रुपए पे की, तो आपके पास बिल होंगे ना सर, आप दिखाइए, आपके बिल होंगे, बैंक से पेमेंट्स हुई होंगी, आप प्रूव कीजिए। सो अकाउंटिंग को सिस्टमैटिक, रिलायबल बनाना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग शुड बी वेरीफिएबल, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी, फ्री फ्रॉम बायस। ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सेल्स को अच्छे से बुक कर रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट की सेल्स को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, सो दैट हम किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या उसके रिजल्ट्स को ज्यादा हाईलाइट कर सके। दैट शुड नॉट बी द केस, दैट शुड नॉट बी द केस। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि अकाउंटिंग तो फ्री फ्रॉम बायस हो। ये भी बेईमानी नहीं चलेगी कि जबरदस्ती अकाउंट्स में प्रॉफिट शो कर रहे हैं जस्ट अपनी कंपनी की इमेज इंप्रूव करने के लिए। अकाउंटिंग शुड बी ट्रू। अगर लॉस है तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। उल्टा भी होता है, कई बार हम प्रॉफिट में है लेकिन जानबूझ के लॉस शो कर रहे हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों करेंगे? इनकम टैक्स बचाने के लिए। बहुत सारी कंपनियां इसलिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानबूझकर गलत शो करती हैं ताकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स ना देना पड़े। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ना बायस होना चाहिए, ना फाल्सिफिकेशन होना चाहिए, और मटेरियल एरर भी नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है। वो सब रूल्स, प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करके प्रॉपर सिस्टमैटिक अकाउंट्स बनाने चाहिए, तभी वो रेलेवेंट है। ये तो क्या फायदा उनको बनाने का? उन अकाउंट, अब जैसे पेपर है, आपके जो पेपर होते हैं उसमें जो मार्क्स आते हैं उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है ना। अब जैसे 12th में आपके जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे डिसीजन होगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अब अगर आपके आंसर शीट की चेकिंग ही गलत हो जाए या टीचर बायस्ड होकर आपको ज्यादा मार्क्स अवार्ड कर दें, मान लेते हैं कोई ऐसा सिस्टम हो इंटरनल असेसमेंट में आपको पूरे मार्क्स दे दें जस्ट बिकॉज की यू आर नोन टू सम टीचर और यू बिलोंग टू सम पर्टिकुलर फैमिली, दैट्स रॉन्ग ना, दैट्स नॉट फेयर ना। जिसने पूरे साल मेहनत की वो तो गया। सो वो फिर इसका मतलब वो जो रिजल्ट्स होंगे वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन शो कर रहे होंगे दुनिया को। सो इसी तरह से अकाउंट्स की भी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी वेरीफिएबल,
फ्री फ्रॉम बायस एंड नो मटेरियल एरर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से प्रॉपर्ली बनी होनी चाहिए। रेलेवेंस, रेलेवेंस ये है कि भाई हमें डिसीजन लेने होते हैं तो अकाउंट्स को चाहिए कि जो रेलेवेंट फिगर्स हैं उन्हीं को सामने लाए। अब मान लेते हैं कि आपके खर्चों की लिस्ट के अंदर जो आपने सारे साल में चाय पी है, बिस्किट मार्केट से मंगवाया है या ऑलपिन मंगवाई थी, इस तरह की फिगर्स लिखी हुई हो तो क्या वो रेलेवेंट है? अननेसेसरी वो क्लस्टरिंग नहीं हो जाएगी? इसलिए अकाउंट्स में मिसलेनियस का कंसेप्ट यूज किया जाता है, मिसलेनियस इनकम्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटी मोटी चीजों को हाईलाइट नहीं किया जाता, ये अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है। अदरवाइज दूसरा वाला बंदा कंफ्यूज ही हो जाएगा, ऐसे तो फिर 1000 खर्चे नजर आएंगे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कोई पढ़ने में ही हमारा 5 पेज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 10 पेज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से समराइज किया जाता है कि सामने वाला डिसीजन लेते वक्त उन बेसिक इंफॉर्मेशन की हेल्प से डिसीजन ले पाए, चाहे कोई भी है, चाहे वो प्रॉफिट को समझना चाहता है, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन को समझना चाहता है, रिकवरेबल अमाउंट, क्रेडिटर्स, लोन्स, जो भी उसका यूजर जो भी इंफॉर्मेशन चाहता है वो उसको ठीक से उसको समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से अंडरस्टैंडेबिलिटी, इजी प्रेजेंटेशन, इतना कॉम्प्लिकेटेड घिचपिच नहीं हो जानी चाहिए। नहीं, मैं फिर हमेशा बार बार आपको एग्जांपल लेता हूं बिकॉज आप स्टूडेंट हैं, है ना, तो मैं वो एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत जो आपने अपने रियल लाइफ में देखा। जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड है तो कितनी एकदम नीट एंड क्लीन समराइज्ड वे में होती है, सीधे सीधे आपके पूरे एनुअल मार्क्स लिखे हैं। अब अगर मान लेते हैं कि किसी स्कूल में वीकली टेस्ट हो रहे हो, रिपोर्ट कार्ड साल के एंड में ऐसी दी जाए जिसमें हर सब्जेक्ट के, और उसमें भी मान लेते हैं सब पार्ट्स वीकली भी दिए हों और मंथली भी टेस्ट दिए हों, क्वार्टरली भी दिए हों, हाफ ईयरली, ईयरली, और सब जंगल अप कर दिया जाए, और उसमें और दूसरे फिजिकल एजुकेशन और मान लेते हैं कोई और आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उनके भी मार्क्स जोड़ के 25 तो सब्जेक्ट दिखा दिए जाए, और उसके अंदर 25-25 अलग अलग तरह के मार्क्स दे दिए जाएं, और वो भी कुछ समझ ही ना आए, माना कुछ लिखा है 7 नंबर, अब समझ ना आए 7 नंबर किस में से है भाई, 10 में से 7 है, 20 में से 7 है, 50 में से 7 है। व्हाट आई मीन टू से कि देयर शुड बी ए नाइस एंड इजी प्रेजेंटेशन। दूसरा बंदा रिपोर्ट देख रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही किसी भी बिजनेस के, चाहे वो रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो इंडिया की, अकाउंट्स जो है वो कंसाइज्ड वे में प्रेजेंट होने चाहिए, उसके पीछे हिस्ट्री पूरी होगी। अभी हमने ऊपर रिलायबिलिटी की बात की है, वेरिफिकेशन की बात की है, जरूरत पड़े तो इवन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मैंने कहा ना चाय का, ऑलपिन का खर्चा, वो भी वेरीफाई हो सके, अकाउंटिंग में इतना दम होना चाहिए। लेकिन जो उसकी फाइनल स्टेटमेंट्स हैं दे शुड बी लिटिल कंसाइज्ड, प्रिसाइज, लंबी कहानी नहीं लिखी होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं उसका। एंड सिमिलरली कंपेरेबिलिटी, कंपेयर तो हो पाए, अकाउंट्स में कंपेरेबिलिटी बहुत मैटर करती है। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर क्या है? कंपेयर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम खुद अपना कंपैरिजन कर पाए पिछले सालों से, या से 3 साल पहले कितनी टर्नओवर थी, 2 साल पहले कितनी टर्नओवर थी, 1 साल पहले कितनी टर्नओवर थी, आज कितनी है, तो पता चलेगा कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी डाउन जा रही है। दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। इसको कहते हैं डिफरेंट पीरियड्स के साथ कंपैरिजन, और इसको बोलेंगे इंट्रा फर्म, इंट्रा माने विद इन द फर्म। और हो सकता है कि हम अपना डेटा दूसरी फर्म्स के साथ कंपेयर करना चाहें। अब अगर हमारी स्टील इंडस्ट्री है तो बड़ी बड़ी जो और स्टील इंडस्ट्रीज हैं उनका डेटा सामने आएगा तो उससे हम कंपेयर करना चाहेंगे। अगर हमारी एयरलाइन कंपनी है तो हम देखना चाहेंगे दूसरी एयरलाइन कंपनीज में कितना स्टाफ है, कितनी सैलरीज है, कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कंपेयर कर सकते हैं ना। तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही हो पाता है, एंड दिस इज इंटर फर्म कंपैरिजन विद अदर एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। So I hope the concept is very much clear. Accounting information, qualitative characteristics. ठीक है जी, चलो, thank you.